हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे ये मेडाइवल हिस्ट्री का लेसन 36 यानी मुग़ल साम्राज्य। तो मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर था। ठीक है, मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुग़ल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुग़ल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना के साथ ही पद पादशाही की स्थापना की। तो पद पादशाही की स्थापना कौन किया है? तो मुग़ल बादशाह बाबर ने किया था, जिसके तहत शाखा को बादशाह कहा जाता था। बाबर का शासन का टाइम पीरियड था 1526 से 1530। बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्ज़ा फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा था। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की थी, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कमरान, अस्करी तथा हिंदाल। ये 4 पुत्र बाबर के थे। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया था। तो 1519 में किसके खिलाफ था? तो यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। इसमें बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया था। इसके बाद पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध है, वर्ष है, पक्ष है, परिणाम है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध ये कब लड़ा गया था? तो 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। उसके बाद हुआ था खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी को, मतलब अगले साल हुआ था खानवा का युद्ध। तो इसमें राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। उसके बाद हुआ था चंदेरी का युद्ध। ये 29 जनवरी 1528 मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। उसके बाद हुआ था घाघरा का युद्ध। ये 6 मई 1529 को हुआ था, अफगान एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। तो हुआ था पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। मतलब जैसे 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ, उसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, 1528 में मेदिनी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध हुआ। उसके बाद 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ। ठीक है, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा 26, 27, 28, 29 इस प्रकार का इसका क्रम है। और 1530 में इसका मृत्यु हो जाता है। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया। तो इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया, और इसके साथ ही उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया। तो इब्राहिम लोदी का मित्र कौन था? ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत। ये भी युद्ध स्थल में मारे गए थे। नोट: हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। तो खानवा के युद्ध में, जिसमें राणा सांगा के खिलाफ युद्ध हुआ था, उसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, और जब युद्ध जीत गया तो गाजी की उपाधि धारण की थी। 30 जनवरी 1528 को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। तो 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा को जहर देकर मार दिया गया था।
बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल के उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। तो प्रारंभ में बाबर को कहाँ दफनाया गया था? तो आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में उसको काबुल में ले जाकर दफना के दिया गया। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी। बाबर का मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की में रचना की थी, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान ने किया था। तो बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान ने किया था। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने की अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। 4 समान हिस्सों में बांटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। नोट: 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय से हुई। बाबर को मुबैयान नामक पौध शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। मुबैयान। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। आ जाते हैं हम लोग हुमायूं के देख लेते हैं। तो हुमायूं का शासनकाल है 1530 से 1556, जिसमें कुछ टाइम के लिए जैसे 40 से 55 तक उसका ये आ जाते हैं, क्या नाम है उनका, शेर शाह सूरी आ जाते हैं। तो हम लोग पहले इनको देख लेते हैं हुमायूं के। 1530 से 1556। नसरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1500 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। नसरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शा का सूबेदार था। तो गद्दी से बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? तो बदख्शा का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। इसने कमरान को काबुल और कंधार, मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ की जागीरें दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदख्शा प्रदेश दिया। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की थी। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी ग्रहण की। तो चौसा का युद्ध हुआ था 25 जून 1539 में। शेर खां एवं हुमायूं के बीच, शेर शाह सूरी एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां यानी शेर शाह सूरी विजयी रहा। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह सूरी की पदवी धारण की। मतलब पहले उसका नाम शेर खां था, लेकिन ये चौसा के युद्ध के बाद शेर शाह की पदवी धारण की। उसके बाद होता है चौसा के बाद बेलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध। ठीक है, तो बेलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध, तो ये होता है, युद्ध हुआ 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बेलग्राम के युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्करों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी शिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 को निकाह कर लिया।
कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। तो 1555 में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों का क्रम है: देवरा का युद्ध 1531 में, चौसा का युद्ध 1539 में, बिलग्राम का युद्ध 1540 में और सरहिंद का युद्ध 1555 में। एक जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेन पुल ने कहा कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा। ये कौन कहा था? लेन पुल ने कहा था कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। हुमायूं की रचना गुलबदन बेगम हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, जो कि हुमायूं की बहन थी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाए थे। उसके बाद आ जाते हैं शेर शाह सूरी 1540 से 1545। शेर शाह सूरी का टाइम पीरियड है। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेर शाह सूरी था। डॉक्टर KR कानूनगो के अनुसार हरियाणा प्रांत के नारनौल यानी महेंद्रगढ़ स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर वर्ष 1486 में शेर शाह का जन्म हुआ था। परमात्मा शरण का विचार है कि शेर शाह का जन्म वर्ष 1472 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम फरीद खां था। यह सूर वंश के संबंधित था। इनके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। फरीद ने एक शेर को तलवार से एक ही बार में मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। शेर शाह बिलग्राम युद्ध 1540 ईस्वी के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शेर शाह की मृत्यु कलिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को हो गई। मृत्यु के समय वह उक्का नाम का आग्नेयास्त्र चला रहा था। कलिंजर का शासक कीरत सिंह था। कलिंजर का शासक कौन था? कीरत सिंह था। हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण है। हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण है शेर शाह का मकबरा, जिसे सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। ये हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का समन्वय का प्रथम उदाहरण है, सासाराम का मकबरा। आ जाते हैं रोहतास किला, किला-ए-कुहना दिल्ली नामक मस्जिद का निर्माण शेर शाह के द्वारा किया गया था। शेर शाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेर सूर नामक नगर बसाया। शेर शाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। शेर शाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। शेर शाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। शेर शाह ने सोने के सिक्के, अशरफ चांदी के सिक्के रुपया 178 ग्रेन तथा तांबे के दाम 380 ग्रेन नामक सिक्के चलाए। चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेर शाह ने जारी किया। चांदी के रुपया तांबे के दाम का विनिमय का अनुपात 1:64 का था। तो चांदी का रुपया और तांबे का दाम, तो 1 चांदी का रुपया बराबर होता है 64 तांबे का दाम। शेर शाह के समय तांबे के अन्य सिक्के थे अधोला, पावला, दमरी एवं जीतल। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेर शाह ने की। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में
पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। इसने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह के द्वारा किया गया। मलिक मोहम्मद जैसी शेर शाह के समकालीन थे। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। उसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर हुआ। अकबर के समकालीन शासक था रानी एलिजाबेथ 1558 से 1603 तक इंग्लैंड में थी। शाह अब्बास 1588-1629 थे ईरान थे। और जार इवान चतुर्थ बेसिल ये 1530 से 1584 रूस का था। जार इवान फोर्थ बेसिल इवान दी टेब्रिल नाम के कुख्यात था। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था। अकबर का शिक्षक कौन था? अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। बैरम खां शिया मतवल्लबी 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षण रहा। वह बदख्शा का निवासी था। उसे प्यार से खनी बाबा कहा जाता था। बैरम खां को ये 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षण रहा था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 15 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई। 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। मई 1562 में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खां ने किया था। अकबर का सेनापति मान सिंह था। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी। राणा की ओर से इस युद्ध में हकीम खां सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी को एक सख्त धनुष की प्रत्याचा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो गई। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावर में नई राजधानी बनाई। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक एवं हाथी का नाम राम प्रसाद था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक एवं हाथी का नाम राम प्रसाद था। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक राजा बीरबल था। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी, जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। बीरबल का ओरिजिनल नाम क्या था? तो महेश दास। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना शुरू करवाई थी। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल खन्नी जाति ने 1580 ईस्वी में दहसाल बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की। तो दहसाल बंदोबस्त की व्यवस्था किसने लागू किया था? तो राजा टोडरमल ने। कब लागू किया था? 1580 ईस्वी में। ये अकबर के दीवान थे।
गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र देखा। तो गुजरात विजय के दौरान अकबर ने सर्वप्रथम पुर्तगालियों को देखा और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा। गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा। गुजरात के अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन थे। तो अकबर के दरबार में चित्रकार कौन था? तो अकबर के दरबार में चित्रकार था अकबर और अब्दुल समद। अकबर था और अब्दुल समद चित्रकार था। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश था। तो अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश कौन कौन सा था? तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो क्रम है, उसके बाद प्रदेश है, उसके बाद शासक है, उसके बाद वर्ष है, उसके बाद मुगल सेनापति। ठीक है, तो सबसे पहला है मालवा। सबसे पहला अभियान था मालवा के खिलाफ था। तो शासक, मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर था। वर्ष 1561 में अधम खां पीर मोहम्मद मुगल सेनापति था। सेकेंड हुआ था चुनार। चुनार का शासक अफगानों का शासन था। यहाँ पे वर्ष 1562 में यहाँ पे अभियान किया गया था और अब्दुल्ला खां यहाँ का नेतृत्व किया था। अकबर मुगल सेना के सेनापति अब्दुल्ला खां था। तीसरा अभियान था आमेर का। आमेर का शासक कौन था? भारमल। यहाँ कब किया गया था अभियान? तो 1562 ईस्वी में, और स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की। जो आमेर के राजा भारमल थे ना, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी 1562 ईस्वी में। उसके बाद चौथा अभियान था मेरठ के खिलाफ, जिसमें शासक था जयमल। ये 1562 ईस्वी में यहाँ भी अभियान हुआ था। यहाँ का मुगल सेनापति कौन था? तो सरफुद्दीन था। पाँचवा है गोंडवाना। तो गोंडवाना का शासक कौन था? तो वीर नारायण एवं दुर्गावती। वर्ष कब हुआ था? तो 1564 में, और आसफ खां यहाँ मुगल सेनापति था। छठा है मेवाड़। मेवाड़ में है उदय सिंह एवं राणा प्रताप। तो यहाँ पे उदय सिंह के खिलाफ हुआ था 1568 में। स्वयं अकबर मुगल सेनापति था, और जब राणा प्रताप के खिलाफ हुआ था 1576 में, तब मान सिंह एवं आसफ खां यहाँ का सेनापति था। आ जाते हैं हम लोग 7वें नंबर पे। सातवां नंबर है रणथंभौर अभियान। रणथंभौर अभियान, यहाँ पे शासक कौन था? तो सूरजनहारा। सूरजनहारा यहाँ के शासक था। यहाँ पे ये अभियान हुआ था 1569 में, और भगवान दास एवं अकबर मुगल सेनापति के रूप में यहाँ पे थे। आठवां अभियान था कलिंजर का, जिसमें रामचंद्र यहाँ का राजा था। कलिंजर में रामचंद्र राजा था, और 1569 ईस्वी में यहाँ अभियान हुआ था, और मुगल शासक था मजनू खां काका शाह। नौवां अभियान था मारवाड़ का राव चंद्रसेन यहाँ का शासक था। 1570 में यहाँ अभियान हुआ था, और स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद 10वां है जैसलमेर। ये 10वां है जैसलमेर। रावल हरि राय 1570 स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की। उसके बाद बीकानेर है कल्याणमल यहाँ का शासक था। 1570 में इसने भी स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद है गुजरात। गुजरात में है मुजफ्फर खां तृतीय 1571 में। यहाँ पे सम्राट अकबर खुद स्वयं अभियान में गए थे। उसके बाद है बिहार व बंगाल। यहाँ का शासक था दाऊद खां। तो 1574-76 में मुनीम खां खाने खाना, ये मुगल का सेनापति कौन था? मुगील खां खाने खाना। और यहाँ बिहार का शासक कौन था? तो दाऊद खां, बिहार और बंगाल का। 14 नंबर में है काबुल। तो काबुल में है शासक कौन था? हकीम मिर्जा। यहाँ पे कब अभियान हुआ था? तो 1581 में, और सेनापति के रूप में कौन था? तो मुनीम सिंह एवं अकबर। और कश्मीर का शासक कौन था? तो यूसुफ याकूब खां। यहाँ पे हुआ था 1586 में। मुगल सेनापति था भगवान दास व कासिम खां। उड़ीसा के शासक था निसार खां। यहाँ पे अभियान हुआ था 1592 में,
यहाँ का जो सेनापति मुग़ल सेनापति था वो मानसिंह था। सिंध का शासक था जानी बेग 1593 ईस्वी में। यहाँ का शासक था अब्दुल रहीम खाने खाना, नहीं, यहाँ का सेनापति था अब्दुल रहीम खाने खाना। जानी बेग यहाँ का शासक था उड़ीसा का, नहीं, सिंध का शासक था जानी बेग। और 18वां नंबर पे है बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान की शासक था पन्नी अफ़गान। यहाँ पे अभियान हुआ था 1595 में, और यहाँ का मुग़ल सेनापति था मीर मासूम। उसके बाद 19वां नंबर का अभियान हुआ था कंधार में, मुजफ्फ़र हुसैन यहाँ का शासक था और 1595 हुआ था, और शाह बेग यहाँ मुग़ल सेनापति था। तो इस तरह से टोटल 19 अभियान था, जिसमें सबसे लास्ट अभियान कंधार था। मुजफ्फ़र हुसैन के ख़िलाफ़ ये अभियान चला था 1595 में, और शाह बेग मुग़ल सेना नायक था, ठीक है। और पहला अभियान था मालवा के ख़िलाफ़, जहाँ पे बाज बहादुर शासक था, 1561 में था, और मुग़ल सेनापति आदम खान पीर मोहम्मद था। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ये दक्षिण भारत प्रदेश शासक वर्ष मुग़ल सेनापति। तो दक्षिण भारत में खानदेश है, और यहाँ अली खां शासक था। 1591 ईस्वी में यहाँ पे अभियान शुरू किया गया था, स्वेच्छा स्वाधीनता स्वीकार करी। उसके बाद दौलताबाद हुआ था। तो दौलताबाद यहाँ पे चांद बीबी थे, तो यहाँ पे 1599 में हुआ था। और मुग़ल सेनापति मुराद अब्दुल रहीम खाने खाना अबू फजल अकबर, ये सब मुग़ल सेनापति थे। इसके बाद है तीसरा अभियान है अहमदनगर का। यहाँ पे बहादुर शाह चांद बीवी थी, 1600 में हुआ था ये अभियान। इसके बाद दक्षिण भारत का चौथा अभियान था असीरगढ़ का अभियान। यहाँ पे मीरन बहादुर थे 1601 में। अकबर, यह अकबर का अंतिम अभियान था। तो असीरगढ़ का जो अभियान था ना, ये अंतिम अभियान था 1601 ईस्वी में। ये यहाँ का शासक कौन था? तो मीरन बहादुर। असीरगढ़ का अभियान सबसे लास्ट अभियान था, और मालवा का अभियान सबसे पहला अभियान था। तो ये 2 पॉइंट एकदम याद रखना है। मालवा का अभियान कब हुआ था? 1561 में। और असीरगढ़ का अभियान कब हुआ था? तो 1661 में। मालवा का शासक कौन था? तो बाज बहादुर था। और असीरगढ़ का शासक कौन था? तो मीर बहादुर था। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। तो दास प्रथा का अंत 1562 में कर दिया था अकबर ने। ठीक है, अकबर ने हरम दल से मुक्ति कब मिला था? तो 1562 में मिल गया था। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कब किया था? तो 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। जजिया कर समाप्त किया था, तो ये 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया था। उसके बाद फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी के स्थानांतरण कब किया था? तो 1571 में। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना कौन किया था? तो अकबर ने किया था। और राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी कौन लाया था? तो अकबर ने लाया था 1571 में। इबादत खाने की स्थापना 1575 में हुआ था। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति कब मिला था? तो 1578 में, 3 साल बाद मिल गया था। मजहर की घोषणा कब की गई थी? तो 1579 में की गई थी। दीन इलाही की स्थापना 1582 में की गई थी। इलाही संवत की शुरुआत 1583 में की गई थी। और राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585 में की गई थी। तो राजधानी लाहौर स्थानांतरित कब किया गया था? 1585 में। दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार में चित्रकार थे। तो दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार में चित्रकार थे। और अब्दुस समद भी अकबर के दरबार में चित्रकार थे। अब्दुस समद, दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार में चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल में प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बावरा थे। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी के ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका असली नाम रामतनु पांडे था। वह ध्रुपद गायन शैली का महान संगीतकार था। इनकी प्रमुख कृतियाँ थीं मियाँ की टोरी, मियाँ की मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कान्हा आदि। कंठाभरण वनी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी।
कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में थे। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मानसिंह तोमर का शिष्य बतलाते हैं। यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया पर जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। इसका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए गाते हैं और दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं। दस्ताने अमीर हमजा। हमजा नामा प्रसिद्ध अरबी महाकाव्य है के नाम से प्रसिद्ध है। यह मुग़ल चित्रशाला की सबसे पहली अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है। इसमें हज़रत मोहम्मद साहब के चाचा अमीर हमजा की वीरतापूर्ण कारनामों का चित्रण संग्रह है। इस पांडुलिपि का चित्रण मीर सैयद अली और अब्दुल समद के नेतृत्व में ग्वालियर, गुजरात, लाहौर, कश्मीर तथा मालवा आदि से बुलाए गए लगभग 100 चित्रकारों का एक समूह ने किया। हमजा नामा को चित्रित करने का कार्य हुमायूं के काल में प्रारंभ हुआ और अकबर के काल में पूर्ण हुआ। इस कार्य को पूरा करने में 15 वर्ष लगे। इसे अंतिम रूप से चित्रित करने का कार्य अब्दुल समद ने किया। इसके चित्र को चित्रपट कहा गया। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदराबाद में दफनाया गया। ठीक है, तो बंगाल विभाजन कब लागू किया गया था? 16 अक्टूबर 1905 के। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 16 अक्टूबर 1605 को। ऐसे मतलब किसी से रिलेट करके आप याद कर सकते हैं, जो आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो इसे आगरा के निकट सिकंदराबाद में दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था? तो सिकंदराबाद में, आगरा के निकट। स्थापत्य के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा कौन बनवाया था? तो अकबर। आगरा का लाल किला कौन बनवाया था? अकबर। फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंच महल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला, ये सब अकबर का कृतियाँ, अकबर का महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं या अकबर का द्वारा निर्माण कराई गई ये सब चीज़ें हैं। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंच महल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला, ये सब अकबर द्वारा बनवाई गई कृतियाँ हैं। अकबर के दरबार में सुशोभित करने वाले 9 रत्न थे। तो 9 रत्न कौन कौन थे? तो अबू फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना और फ़कीर आजिउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। तो ये 9 लोग थे। अबू फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। अबू फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। वह दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। अकबर ने भगवान दास यानी आमेर के राजा भारमल के पुत्र अकबर ने भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि दी। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई। 1602 ईस्वी में सलीम यानी जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबू फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत के फारसी अनुवाद किया। तो नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत के फारसी अनुवाद किया।
महाभारत का नाम रज्मनामा युद्धों की पुस्तक रखा। महाभारत का नाम क्या रखा गया था? रज्मनामा। रज्मनामा का अर्थ होता है युद्धों की पुस्तक। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबू फजल ने अनवर ए शहादत के नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया। हाजी इब्राहिम सर हिंदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने राजतरंगिणी का, अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक ए बाबरी का तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। फैजी ने नल दमयंती सूरदास द्वारा रचित नल दमयंती कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा। भगवत पुराण का अनुवाद फारसी में टोडरमल ने किया। भगवत पुराण का अनुवाद फारसी में कौन किया था? टोडरमल ने किया था। अब्दुल कादिर बदायूनी ने सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद फारसी में किया। ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ तजक एवं तुजुक फारसी में अनुवाद जहान ए जफ़र नाम के मोहम्मद खां गुजराती ने किया। निज़ामुद्दीन पानीपत ने रामायण के परिशिष्ट के रूप में योग वशिष्ठ यानी वैदांतिक दर्शन पर एक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया। अकबर के काल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता था। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की। तो अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य पे करवाया था। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को एवं जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरियों को दिया। सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को एवं जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया। मुग़लों की राजकीय भाषा फारसी थी। मुग़लों की राजकीय भाषा कौन सी थी? फारसी थी। अकबर नगारा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। मुग़ल मुद्रा व्यवस्था की सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय अकबर को प्राप्त है। उसके एक सिक्के पर कलमे की जगह अल्लाहु अकबर जल्ले जलालुहु तथा दूसरी ओर टकसाल का नाम अंकित था। उसके चांदी के एक अन्य सिक्के के एक भाग पर धनुर्धारी राम और राम के पीछे सीता की प्रतिमा अंकित है और ऊपर राम सीम शब्द अंकित है। अकबर ने असीरगढ़ के विजय की स्मृति में अपने सिक्के पर बाज की आकृति अंकित करवाई। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ जो 24 अक्टूबर 1605 को नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। तो अकबर का उपाधि कौन हुआ? तो सलीम यानी जहांगीर हुआ जो 24 अक्टूबर 1605 को नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी जो आगरा के किले से शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगाई हुई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तजुके जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को है। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुके जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जलंधर के निकट भैरवाल नामक मैदान में हुआ। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। खुसरो गुरु से गोविंदवाल में मिला था।
तो खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। खुसरो गुरु से गोविंदवाल में मिला था। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम और शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। नूरजहां ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। 1594 में नूरजहां के विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की। 1607 में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज़ त्यौहार के अवसर पर मेहरुन्निसा को देखा और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 में उसे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल नूरजहां की उपाधि प्रदान की। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया एवं इतमाद उद दौला की उपाधि दी। गियास बेग कौन था? तो नूरजहां का फादर था। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई। नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। महावत खान ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। महावत खान ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। जहांगीर के 5 पुत्र थे: खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहादार। 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे शाहदारा में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे आगा राजा, अब्दुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशन दास, मनोहर एवं गोवर्धन, फारूक बेग, दौलत। जहांगीर ने आगा राज के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की। नोट हम लोग देख लेते हैं। मुगल शासकों में सर्वप्रथम जहांगीर ने ही राजा की आकृति युक्त सिक्के जारी किया। इसके समय निसार चांदी का सिक्का था जो रुपये के चौथाई के बराबर होता था। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिरुल उस एवं नादी-उज़्ज़मा की उपाधि प्रदान की। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृत व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आँख किसी एक चित्रकार ने, भौं किसी और ने बनाई हो, तो मैं यह भी जान लेता हूँ कि आँख किसने और भौं किसने बनाई है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इतमाद उद दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेग ने बनवाया। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पित्रा दूरा नामक जराऊ का काम किया गया था। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ वर्तमान में प्रयाग पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति
तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, प्रथम अंग्रेज, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। जहांगीर के शासनकाल में कौन कौन से आए थे? हॉकिंस आया था, सर टॉमस रो आया था, विलियम फिंच आया था, एडवर्ड टेरी आए थे जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। भारत में तंबाकू की खेती सर्वप्रथम जहांगीर के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। पुर्तगालियों द्वारा सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में दक्षिण में तंबाकू की खेती प्रारंभ किया गया था। पुर्तगाली इसे ब्राज़ील से लाए थे। शाहजहां 1627 से 1657 ईस्वी। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा था। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 को खुर्रम का जन्म लाहौर में हुआ था। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 को खुर्रम का जन्म लाहौर में हुआ था। 1612 में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहां ने मलिका-ए-ज़मानी की उपाधि प्रदान की। 7 जून 1631 ईस्वी को पार्श्व पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। 4 फरवरी 1628 को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण-ए-शानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। 4 फरवरी 1628 को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण-ए-शानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद एवं महावत खां को खाने खाना की उपाधि प्रदान की थी। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपये प्रति वर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने के दिया। शाहजहां ने नूरजहां को 2 लाख रुपये प्रति वर्ष पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। तो जो डिज़ाइन तैयार किया था ना, जैसे मान लो कि इंजीनियर उसको कहेंगे उस्ताद ईसा को, और जो मिस्त्री कहेंगे ना, कलाकार कहेंगे उस्ताद अहमद लाहौरी को कहेंगे। ठीक है, तो उस्ताद ईसा रूपरेखा तैयार किया था और उस्ताद अहमद लाहौरी ये कलाकारी किया था उसमें। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बेगम बादल खां था। मयूर सिंहासन का प्रमुख कलाकार कौन था? बादल खां था और इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादूरा के जराऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसे पौराणिक यूनानी देवता ऑफिरियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, जहां शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें हैं: दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जमा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित शीश महल आदि। शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें कौन कौन सी है? दिल्ली का लाल किला शाहजहां बनवाया था। दीवाने आम शाहजहां, दीवाने खास शाहजहां, दिल्ली का जमा मस्जिद शाहजहां, आगरा का मोती मस्जिद शाहजहां, ताजमहल एवं लाहौर का किला स्थित शाहजहां, शीश महल शाहजहां। हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर में मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। शाहजहां ने 1632 में अहमदनगर को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली
लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। आगरे में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाई थी। तो आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री कौन करवाया था? जहां आरा ने करवाया था। शाहजहां के दरबार में प्रमुख चित्रकार था मोहम्मद फ़कीर, मोहम्मद हाशिम थे। प्रमुख सांस्कृतिक कवि बंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र थे। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर की उपाधि एवं संगीतज्ञ जगन्नाथ को हिंदी का कवि भी था वो महाकविराय की उपाधि से सम्मानित किया। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवत गीता, योग विशिष्ट, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। इसने सर्र अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। शाहजहां ने दिल्ली के एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत करवाई। सितंबर 1657 में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु की अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय शुजा बंगाल का, मुराद गुजरात का और औरंगजेब दक्कन में था। उस समय शुजा बंगाल में, मुराद गुजरात में और औरंगजेब दक्कन में था। अप्रैल 1658 में दारा और औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। देखिए यहाँ पे जो ट्रिक लिखा हुआ है धसादे, तो पहले धर्मट का युद्ध होता है, उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध होता है, उसके बाद देवराय का युद्ध होता है। तो मतलब तीनों का जो एक ट्रिक बना हुआ है धसादे। तो 15 अप्रैल 1658 का दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 29 मई 1658 को। तो 29 मई 1658 को दारा एवं औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराय की घाटी में मार्च 1669 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध में दारा के पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 को हत्या कर दी गई। दारा शिकोह ने अपना निर्वासित जीवन अलवर राजस्थान के कंकबारी किला में बिताया। इस किला का निर्माण जयसिंह द्वितीय ने किया था। शाह बुलंद इकबाल, किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून के रूप में दारा शिकोह जाना जाता है। शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा शिकोह जाना जाता है। 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक है। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहाद गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। 18 मई 1637 को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि से 31 जुलाई 1658 को करवाया। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि से 31 जुलाई 1658 में करवाया। देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल के 5 जून 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। तो 5 जून 1669 में दूसरी बार राज्याभिषेक करवाता है ये शाहजहां के शानदार महल में।
औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, उसे जिंदा पीर कहा जाता था। जयसिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को संपन्न हुई। मई 1666 को आगरा के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। मई 1666 को आगरा के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ जी शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी। औरंगजेब ने 1689 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया। देखिए 1564 में ये अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था। जजिया कर के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा। जजिया यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, किंतु ब्राह्मण, संत, वृद्ध, निर्धन, पागल, अल्पवयस्क व स्त्रियों से यह नहीं लिया जाता था। भारत में सर्वप्रथम मीर कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध विजय के बाद जजिया की वसूली प्रारंभ की। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूल किया। मुगल काल में बाबर एवं हुमायूं के काल में जजिया प्रचलित थी, किंतु अकबर ने 1564 में इसे बंद कर दिया था। औरंगजेब ने 1689 में से सर्वप्रथम मारवाड़ में जजिया की वसूली का आदेश दिया। तत्पश्चात राज्य के अन्य भागों में भी उछाला जाने लगा। जजिया की अंतिम रूप से समाप्ति मोहम्मद शाह के समय 1720 ईस्वी में हुई थी। औरंगजेब ने बीवी का मकबरा का निर्माण 1689 ईस्वी में औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र में करवाया था। औरंगजेब के समय जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला एवं राजा राम ने किया था। 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए। गोकुला की मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद जाटों ने 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव और औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजा चूरामल ने डाली। जाट नेता एवं राजा राम के भतीजा चूरामल ने डाली। सोलह सौ 86 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अब्दुल हसन से था। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्यौहार मनाना, भारी खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा। इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने, चांदी तथा अन्य वस्तुओं से तौलने की प्रथा थी। हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। सती प्रथा आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। वेश्याओं को शादी करने अथवा देश छोड़ देने के आदेश दिए और दरबार में होली, दिवाली आदि त्यौहार मनाने बंद कर दिए। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया था। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई है। औरंगजेब स्वयं बीना बजाने में दक्ष था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए प्रमुख मंदिरों में पाटन का सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव देव राय मंदिर थे। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई। इसके खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया।
औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तन करने का अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। तो दारुल हर्ब काफिरों का देश और दारुल इस्लाम इस्लाम का देश में परिवर्तन करने का महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। चैप्टर नंबर 37 मुगल शासन व्यवस्था। मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता था। मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान ए मीर बख्शी, सद्र व मीर समन में विभाजित कर दिया था। औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान पद पर कार्य किया। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना के हर महीने वेतन मिल पाता था। तो मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना का हर महीने वेतन मिल पाता था। जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। लगानहीन भूमि यानी मदद ए मास का निरीक्षण सद्र करता था। सम्राट के घरेलू विभाग का प्रधान मीर सामा कहलाता था। सूचना व गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वाले को रोकना आम जनता के दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य मुहतसिब नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों का सरकार में या सरकार का परगना या महल में, महल का जिला में या दस्तूर में और दस्तूर का ग्राम में बटे थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसे मावदा या दीह कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियां को नागला कहा जाता था। मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य। पद कार्य सूबेदार। तो पद कौन सा था? सूबेदार का था। कार्य था प्रांतों में शांति स्थापित करना। प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान था। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रधान, सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह। बख्शी प्रांतीय सैन्य प्रधान था। बख्शी कौन था? प्रांतीय सैन्य प्रधान था। फौजदार जिले का प्रधान फौजी अधिकारी था। आमिल या अमल गुजार जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी। आमिल या अमल गुजार जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी था। कोतवाल नगर प्रधान था। सिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी था। आमिल ग्राम के कृषकों के प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना आमिल का काम था। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकल नाम का एक नई इकाई स्थापित की गई थी। शाहजहां के शासन में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई स्थापना की गई थी। भूमि के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। एक था खालसा भूमि, प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में था। दूसरा था जागीर भूमि, तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि। और तीसरा था सरयुगल या मदद ए मास भूमि, अनुदान के लिए दी जाने वाली लगानहीन भूमि। इसे मिल्क भी कहा जाता था।
शेर शाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राय का उपयोग अकबर ने भी किया था। शेर शाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राय का उपयोग अकबर ने भी किया था। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई थी। इसे अपने क्षेत्र 1 करोड़ दाम वसूला करना होता था। 1580 ईस्वी में अकबर ने दहसाल नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया। ये 4 भाग कौन थे? तो ये थे पोजल, पर्ती, चाचर और बंजर। तो पोजल नियमित रूप से खेती, वर्ष में 2 बार फसल। तो जो नियमित रूप से खेती हो जाता है उसको पोजल बोलते थे। पर्ती 1 या 2 वर्ष के अंतराल में खेती होता था, उसे पर्ती कहते थे। और चाचर 3 से 4 वर्ष के अंतराल में खेती होता है, उसे चाचर बोलते थे। और बंजर खेती योग्य भूमि नहीं, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था, इसे बंजर कहा जाता था। 1570 से 71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणी थी, एक को तखसीस एवं दूसरे को तहसील कहते थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि के उपज का आधा कर दिया। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। ये 3 वर्ग कौन कौन थे? ये थे खुदकास्ट थे, पाहीकास्ट थे और मुजारियन थे। तो खुदकास्ट ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे। पाहीकास्ट ये दूसरे गांव में जाकर कृषि का कार्य करते थे। और मुजारियन खुदकास्ट कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। मुगल काल में नील उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र आगरा, भरतपुर के बायना तथा गुजरात में सरखेज थे। सबसे उत्तम प्रकार का नील बायना क्षेत्र एवं सरखेज में पैदा होता था। अफीम मुख्यतः मालवा एवं बिहार में होता था। अफीम कहाँ होता था? मालवा एवं बिहार में होता था। सोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र बिहार था। सोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन था? बिहार था। कपड़ा उद्योग के अंतर्गत ददनी प्रथा का प्रचलन था। इसका तात्पर्य है कारीगरों को अग्रिम भुगतान से था। उच्चतम श्रेणी के ऊनी वस्त्र और शाल कश्मीर तथा लाहौर में तैयार होता था। मुगल काल में रुपये का सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई थी। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया था। जहांगीर ने अपने समय के सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई थी, साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया था। मुगलकालीन लगान वसूल करने की व्यवस्था थी। मुगलकालीन लगान वसूल करने की व्यवस्था थी। गल्ला बख्शी, तो पहला ये था गल्ला बख्शी। इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। दूसरा था नसक, इसमें खरीफ फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल काटने पर उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। जब्ती, इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था, जो कि नकद लिया जाता था। सबसे बड़ा सिक्का संसब सोना का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। मुगलकालीन सिक्के। मुहर, यह मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का था। मुहर। संसब, अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था। यहाँ 101 तोले का था। इलाही, यह सोने का गोले का आकार का सिक्का था। रहस, यह गोले एवं चौकार दोनों तरह के सोने का सिक्का था। यह 5.5 तोले का था। आत्मा 25 तोले
आत्मा 25 तोले के सोने के सिक्का था। बिन 7 20 तोले के सोने के सिक्का था। रुपया चांदी का सिक्का एवं जलाली चांदी का सिक्का था। दरब, चरण, चंदन, दह, कल व सूखी सभी चांदी के सिक्के थे। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था के आधार पर चांदी का रुपया था। दैनिक लेन देन में के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपया में 40 दाम होता था। 1 रुपया में कितना दाम होता था? तो 40 दाम होता था। मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना सेना और हाथी सेना। ये 4 भागों में विभक्त थी। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 5 से 2500 मनसब प्राप्त करने वाले उमरा एवं 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले आमिर आजम कहलाते थे। जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या ज्ञात होता था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 थी। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की। सर्वप्रथम यह पद महावत खां को दिया था। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा और सिंह अस्पा की व्यवस्था की थी। सर्वप्रथम यह पद महावत खां को दिया गया। मनसबदारों के अलावा खुद मुगल शाह की फुटकर घुड़सवार रखते थे जिन्हें अहदी कहा जाता था। अहदियों को भद्र घुड़सवार कहा गया है और उनके वेतन दूसरे घुड़सवारों से काफ़ी ज़्यादा होते थे। ये बहुत ही विश्वस्त सैन्य दल के सदस्य होते थे। उनकी भर्ती स्वयं शाह किया करते थे और उनकी हाजिरी लेने के लिए अलग अधिकारी होते थे। अहदी 5-5 घोड़े भी रखते थे, लेकिन कुछ ऐसे अहदी भी थे जिन्हें 2 एक ही घोड़े की हिस्सेदारी थी। 2 एक ही घोड़े में हिस्सेदारी थी। अहदियों के कर्तव्य बहुमुखी होते थे। शाही कार्यालय के अधिकतर मुंशी दरबार में चित्रकार और शाही कारखाने के फोरमैन इसी सैन्य दल से चुने जाते थे। मराठों का उत्कर्ष। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। तो हम लोग चैप्टर अब 38 देख रहे हैं, मराठों का उत्कर्ष। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में शिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप हुआ था। कहाँ हुआ था? शिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप हुआ था 1627 में। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहंती था। शिवाजी के गुरु कोंडदेव थे। शिवाजी के गुरु कौन थे? कोंडदेव थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव था। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने सूरत को 1664 में एवं 1670 में लूटा था। 2 बार लूटा था सूरत को।
पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना। 15 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगभट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। तो 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। कब करवाया था? 5 जून 1674 में। मूल रूप से गंगभट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां से वे 16 अगस्त 1666 को भाग निकले थे। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। एक पांगा सेना, दूसरा सिलहदार और तीसरा पैदल। तपांगा सेना नियमित घुड़सवार सैनिक था, सिलहदार अस्थायी घुड़सवार सैनिक था, अस्थायी, और पैदल सेना था। शिवाजी को तोपें अंग्रेजों ने प्रदान की थी। मराठा राज्य के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र होते थे। स्वराज, जो क्षेत्र प्रत्यक्ष मराठों के नियंत्रण में थे उन्हें स्वराज क्षेत्र कहा जाता था। मुगतई, मुल्क ए कदीम, यह वह क्षेत्र था जिसे वे चौथ एवं सरदेशमुखी वसीला करते थे। नोट: चौथ एवं सरदेशमुखी स्वराज से नहीं लिए जाते थे बल्कि उन जगहों से लिए जाते थे जहां मुगल या दक्कनी राजाओं का शासन था। चौथ भू राजस्व का 1/4 था जो मराठों उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए लिया जाता था। सरदेशमुखी 10% का अतिरिक्त अधिभार था जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था, पर मराठा उस पर दावा करते थे। महाराष्ट्र के प्रमुख संत: तो ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर 1275 से 1296। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक। भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहत टीका लिखी जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। बरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक नामदेव, बरवरी संप्रदाय के प्रवर्तक नामदेव 1277 से 1350। इनके आराध्य देवर पंढरपुर के विठोबा या विट्ठल थे। बरकरी संप्रदाय के विकास में इनकी प्रमुख भूमिका थी। इन्होंने अनेक भक्ति मराठी गीतों की रचना की जो अभंगों के रूप में प्रचलित है। मराठी के अलावा इन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली में गीतों की रचना की। नामदेव को सगुण एवं निर्गुण संतों के बीच करीब माना जाता है। इन्हें कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब से संकलित है। तीसरे नंबर पे है एकनाथ। इनका टाइम पीरियड है 1533 से 1599। इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी। चौथा में है तुकाराम। ये 1598 से 1650 इनका टाइम पीरियड है। इन्होंने भक्तिपरक कविताएं लिखी जिन्हें अभंग कहा जाता है। ये अभंग भक्तिपरक काव्य के ज्योतिपुंज है। पाँचवा है रामदास का टाइम पीरियड है 1608 से 1681। महाराष्ट्र के अंतिम
महासंत कवि 10 बोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। उन्होंने महाराष्ट्र में भगवान राम की पूजा को लोकप्रिय बनाया। नोट: महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन मुख्यतः 2 संप्रदायों में विभक्त है, वरकरी संप्रदाय और धरकरी संप्रदाय। तो वरकरी संप्रदाय कृष्ण को मानने वाले पंथ और धरकरी संप्रदाय रामदास वरकरी संप्रदाय अर्थात विठोबा पंथ कृष्ण के मानने वाले पंथ है, ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम। धरकरी संप्रदाय अर्थात राम पंथ, मतलब ये राम को मानने वाले हैं, इसमें रामदास है। सरंजामी प्रथा का संबंध मराठा भू राजस्व व्यवस्था से है। अष्टप्रधान में कौन कौन है? तो पेशवा यानी प्रधानमंत्री राज्य प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था, पेशवा। सर-ए-नौबत यानी सेनापति, सैन्य का प्रधान होता था, सर-ए-नौबत। आमत्य राजस्व मंत्री होता था, आय व्यय का लेखा जोखा कौन करता था? आमत्य। वाक्यान्विश कौन था? तो सूचना गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष वाक्यान्विश था। चिटनीस राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना, ये चिटनीस का काम था। सुमंत ये विदेश मंत्री था। सुमंत क्या था? तो ये विदेश मंत्री था। पंडित राव धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करता था, पंडित राव। और न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान होता था, न्यायाधीश। शिवाजी का कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वार माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ किया। शिवाजी ने 1689 में अन्नाजी दत्तो द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया था। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार 1664 एवं 1670 में लूटा था। उसके बाद आ जाते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारी। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी थे। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। तो शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी थे। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। मार्च 1689 को मुगल सेनापति मरखब खां ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। किसको बनाया? सतारा को बनाया। शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी हवलदार, किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख करता था। कौन? हवलदार। सर-ए-नौबत किले की सेना का नेतृत्व कौन करता था? सर-ए-नौबत। सवनिस किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख कौन करता था? सवनिस। राजा राम मुगलों के संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 में मारा गया। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक कराकर मराठा साम्राज्य का वास्तविक संरक्षिका बन गई। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक कराकर मराठा साम्राज्य का वास्तविक संरक्षिका बन गई। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहू जी औरंगजेब के कब्जे में था। भोपाल के निकट मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहू, जो औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। साहू एवं ताराबाई के बीच 1707 में खेरा का युद्ध हुआ, जिसमें साहू की विजय हुई। साहू एवं ताराबाई के बीच 1707 में खेरा का युद्ध हुआ, जिसमें साहू की विजय हुई। साहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा को अपना राज्याभिषेक करवाया। साहू ने 22 जनवरी 1708 को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया।
साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। पेशवा पुणे में रहता था। 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। इनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमज़ोर हो रही स्थिति को फ़ायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करते हुए कहा कि पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमज़ोर हो रही स्थिति का फ़ायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्ण नदी से अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में साहू ने कहा, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। पालखेरा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई। निजाम के साथ मुंगी सिवागांव की संधि हुई। दिल्ली पर